समान अध्ययन जीके जीएस महारिवीजन के अंतर्गत आप सभी मेरे साथ 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन करेंगे। और 6 सब्जेक्ट में पहले आपका इतिहास की विषय वस्तु है, फिर इसके बाद आपका अर्थव्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भूगोल की विषय वस्तु है, पर्यावरण की विषय वस्तु है और सामान्य विज्ञान की विषय वस्तु है। यहाँ पर मैं वो टॉपिक रखता हूँ जो टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं भारत में मैं जब प्राचीन भारत पढ़ा रहा था अभी, तो मैंने टॉपिक चालू किया था विदेशी आक्रमणकारी। विदेशी आक्रमणकारी में मैंने पूरी एक लिस्ट आपको बताई थी और ईरानी हमला और यूनानी हमला, इन दोनों के बारे में चर्चा हो गई थी हमारी। सिकंदर के द्वारा भी जो हमला किया गया उस पर भी डिस्कशन हमारा हो गया। पिछले सेशन में मैंने आपको ईरानी हमले के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े वो बताए। आज के सेशन पे आप डिस्कस करेंगे हम कि यूनानी हमला जब भारत में हुआ, सिकंदर महान के द्वारा किया गया, तो उस दौरान भारत में क्या इम्पैक्ट आए। हर एक विदेशी आक्रमणकारी जब भारत आया तो कहीं ना कहीं पे उसने यहाँ पर प्रभाव चिन्ह छोड़े। तो क्या प्रभाव पड़े यूनानी हमले के, तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, इससे क्वेश्चन प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। यूनानी हमले का प्रभाव, यूनानी कौन था? सिकंदर। प्रभाव, यूनानी हमले के जो प्रभाव थे, सबसे पहला प्रभाव एक मूर्तिकला शैली का विकास हुआ भारत में। मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। अब ये मूर्तिकला शैली कौन सी थी? गंधार कला शैली। गंधार कला शैली का विकास हुआ। गंधार कला का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? गंधार कला शैली का। एक मूर्ति कला शैली का विकास हुआ जिसे हम गंधार कला के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि मूर्ति कला शैली के 3 महत्वपूर्ण जो है स्कूल थे उस समय। एक तो गंधार स्कूल, दूसरा मथुरा स्कूल और तीसरा आपका जो है अमरावती वाला क्षेत्र था। इन जगहों पर महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा आपकी देखने को मिलती है। तो जो गंधार कला शैली थी, गंधार वाला रीजन आपका पेशावर के पास पड़ता है, पेशावर तक्षशिला वाला क्षेत्र। यहां पर मूर्ति कला की, गंधार कला शैली का विकास हुआ और ये रोमन कला से प्रभावित थी। किससे प्रभावित थी? रोमन कला से। ये आपकी कला जो थी रोमन कला से प्रभावित थी। प्रभावित गंधार कला किससे प्रभावित थी? रोमन कला शैली से। मूर्ति कला शैली का विकास में गंधार कला शैली, रोमन कला शैली। एक चीज तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए, स्पष्ट भी है आपका, ठीक है। दूसरा, जब यहां पर सिकंदर ने हमला किया तो भारत की मुद्रा निर्माण पर भी काफी व्यापक प्रभाव देखने को मिले। यूनान की मुद्रा हुआ करती थी द्रह्म। अब भारत में एक नई मुद्रा का प्रचलन चालू हुआ जिसका दिनार नाम था, भारतीय दिनार। तो मुद्रा निर्माण पर प्रभाव, यूनानी मुद्रा द्रह्म के प्रभाव पर, द्रह्म के प्रभाव पर ही भारतीय मुद्रा दिनार का विकास हुआ। तो जो भारतीय मुद्रा दिनार बनी ये यूनानी द्रह्म से प्रभावित थी। तो एक तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपको एक चीज और है, यहां पर बहुत सारे दार्शनिक आए, यूनानी दार्शनिक। कहां आए? भारत में। ठीक है, जब भी कोई भी युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो संस्कृतियों का तो आपस में सामंजस्य होता ही है। 2 संस्कृतियों का मेल मिलाप होता ही है और सभ्यता और संस्कृति में जैसे ही मेल मिलाप होता है तो एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना वो नहीं रहती हैं। तो भारतीय दर्शन में यूनानी दर्शन का प्रभाव और यूनानी दर्शन में भारतीय दर्शन का प्रभाव, इसका प्रभाव देखने को मिला, है ना। पाइथागोरस के बारे में आपने सुना होगा, है ना। कई सारे विचारधारा, पाइथागोरस की विचारधाराएं भारतीय विचारधारा में पड़ी। सुकरात की विचारधाराएं, अरस्तु की, उस समय अरस्तु गुरु था सिकंदर महान का, अरस्तु की विचारधाराएं, इन सब का प्रभाव पड़ा। प्लेटो की विचारधारा, इन सब की विचारधारा का प्रभाव पड़ा। तो दार्शनिक प्रभाव,
इसको क्या बोलेंगे? दार्शनिक प्रभाव, दार्शनिक प्रभाव। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकला शैली पर प्रभाव, यूनानी मुद्रा पर प्रभाव, यूनानी दार्शनिकों पर प्रभाव। और अगला पॉइंट जो आपका है वो क्या है? वो है ज्योतिष। जो भारतीय विज्ञान था और जो ज्योतिष विद्या थी, उन दोनों का आपस में सामंजस्य हुआ। तो यूनान की ज्योतिष, यूनानी ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष, इनका भी आपस में दोनों का प्रभाव पड़ा। भारतीय ज्योतिष, इन दोनों ने भी एक दूसरे को प्रभावित किया। ये विज्ञान की एक पद्धति है, एक तरीके से ज्योतिष जो है साइंटिफिक है, पूरी तरीके से ग्रहों की गति और चाल से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के आपस में संपर्क से दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष के क्षेत्र में भी प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ज्योतिष के मूल निर्माता जो थे वो यवन ही थे, यूनानी ही थे। यवन जो थे, यूनानी जो थे, वो ज्योतिष के मूल निर्माता थे। तो उसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक चीज और समझिएगा, बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि सिकंदर ने जब भारत में हमला किया तो कोई बहुत ज्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़े, कल्चरल सांस्कृतिक इम्पैक्ट ही ज्यादातर पड़े, बाकी ना तो कोई बहुत तत्कालिक प्रभाव पड़े कि ऐसा हो कि शासन सत्ता स्थापित हो गई हो। उसकी शासन सत्ता स्थापित भी हुई तो सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और उस पूरे क्षेत्र को फिर कब्जा लिया। तो अस्थायी प्रभाव पड़े, सीमित प्रभाव पड़े। सिकंदर के प्रभाव अस्थायी पड़े, आक्रमण के अस्थायी सीमित प्रभाव, कोई बहुत व्यापकता नहीं थी इन प्रभावों की, बहुत लिमिटेड प्रभाव थे। ये स्थायी नहीं थे, अस्थायी और सीमित प्रकृति के थे। ये प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं सिकंदर के। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। तो सिकंदर का भारत में प्रभाव बस ये 2-3 चीजें हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है गंधार कला का। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था कि गंधार कला जितना यूनानी कला से ऋणी है उतनी ही रोमन कला की भी ऋणी है, क्योंकि जो यूनानी कला है, यूनानी मूर्ति कला है, वो आपका रोमन कला से प्रभावित है और रोमन कला से हमारी गंधार कला प्रभावित है। तो निश्चित तौर पे गंधार कला जितनी यूनानी कला की ऋणी है उतनी ही रोमन कला की भी ऋणी है। रोम से यूनानी कलाई और यूनान से आपकी गंधार कलाई। तो गंधार कला आपको ध्यान रखना है। मुद्रा निर्माण पर प्रभाव, ज्योतिष विज्ञान पर प्रभाव, इन सब पे प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहां पे मैंने इंपैक्ट बता दिया, दोनों के बारे में डिस्कस कर दिया। अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे, अगला जो हमला होता है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट आपको बनवाई थी पूरी की पूरी कि भारत में कितने आक्रमण हुए। अब अगला हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में हिंद यवन आए, पहलव आए, कुषाण आए, शक आए। तो इनके बारे में एक हम जो है क्रम भी देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। इन क्वेश्चनों को भी देखने का प्रयास करेंगे अगले सेशन में। मेरा प्रयास यह है कि मैं आप सभी को सारे विदेशी आक्रमणकारी एक बार बता दूं यहां से, ताकि क्वेश्चन बनते हैं तो आपको क्वेश्चंस आपके गड़बड़ाए ना। ठीक है, तो ये हम करते रहेंगे। चलिए अगले सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। अगला सब्जेक्ट हम भारतीय राज्य व्यवस्था ले लेते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में मैं टॉपिक लेके चल रहा हूं संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत आप मेरे साथ कर रहे हैं। मैंने 2-3 देशों के संविधान का स्रोत तो बता दिया है। ब्रिटेन का बता दिया आप लोगों को, ठीक है। पिछले सेशन में मैंने आपको सोवियत संघ का बता दिया, फ्रांस का बता दिया, जर्मनी का बता दिया। आज जो हम डिस्कस करेंगे 2-3 देखेंगे। एक तो जापान, दक्षिणी अफ्रीका और कनाडा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका। क्या हमारे देश का संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी कुछ लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। क्या क्या लिया गया है? सबसे पहली चीज दक्षिण अफ्रीका से जो हमने ली है वो ली है, क्या लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? संविधान संशोधन की पद्धति। आर्टिकल 368 से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन की पद्धति। संविधान संशोधन की पद्धति हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के
सदस्यों का निर्वाचन कहां, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो आपका हुआ है, राज्यसभा के सदस्यों का जो आपका निर्वाचन हुआ है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो आपका हुआ है, संविधान संशोधन की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ है आपका, हाँ, कैसे होता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन? पहले तो एक तरीका वही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो ये दो चीजें दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दो चीजें। ठीक है, राज्य सरकारें ही राज्यसभा के प्रतिनिधियों को चुनती हैं, जो स्टेट विधायिका होती हैं उनके द्वारा ही इसको चुनाव किया जाता है। इसके बाद अगले उसमें चलते हैं, दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका के बाद आपका जो है अगला है जापान। क्या जापान से भी हमने कुछ लिया है? बिल्कुल लिया है जापान से। जापान से हमने अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21 में एक टर्म्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी जो भी चीजें भारत में जो भी कार्य होते हैं वो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत जो है संपादित किए जाते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द हमने कहां से लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने लिया है वो आर्टिकल 21 जापान से लिया, जापान के संविधान से लिया है, जापान के संविधान से लिया हमने, जापान के संविधान से लिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान का संविधान, आर्टिकल 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया, आर्टिकल 21। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित, क्लियर है, अनुच्छेद 21 में है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान का संविधान। अब आ जाते हैं कनाडा का संविधान। देखो कनाडा भी मैं सोच रहा हूं आज कर ही लेते हैं, इसके बाद बस लास्ट सेशन आपका रहेगा अमेरिका का संविधान शायद डिस्कस करना होगा, बाकी ओवरऑल सारे कंप्लीट हो गए। एक बार कमेंट बताएं अमेरिका बताया कि नहीं बताया? कनाडा, कनाडा का संविधान। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिए गए हैं संघीय शासन प्रणाली। जो हमारे देश में संघीय शासन प्रणाली है, परिसंघीय प्रणाली या संघीय, संघीय शासन प्रणाली, यानी केंद्र भी होगा, सशक्त केंद्र होगा और राज्य होगा, शासन प्रणाली, यह लिया गया है संघीय शासन प्रणाली। और क्या क्या हमने यहां से लिया है? राज्यपाल के द्वारा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, आर्टिकल 201, राज्यपाल द्वारा किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया। आरक्षित करना कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से किया गया है। एक सशक्त केंद्र, हमारे यहाँ केंद्र पावरफुल है, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, है ना। जो हमारी ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये नहीं ली गई। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। राज्य सूची मैं यहां पे बता रहा हूं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं,
इन तीनों सूचियों में मोस्ट पावरफुल सूची संघ सूची है, और जो मतलब समवर्ती सूची में भी चूंकि केंद्र को ज्यादा पावर दी गई तो समवर्ती सूची, और अपशिष्ट विषय जितने भी हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहते हैं। तो इसलिए जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहां तक कि वित्तीय जो चीजें, सब कुछ सशक्त केंद्र के पास है, हमारे यहाँ केंद्र पावरफुल है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कनाडा से ही लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, अवशिष्ट शक्ति क्या होती हैं? जो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में वर्णित नहीं है, उनको हम अवशिष्ट शक्ति के तौर पे जानते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? अवशिष्ट शक्तियां। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष अनुसंधान, जब संविधान बना तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जिक्र नहीं था संविधान में, ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियों के अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जिक्र था, ना रोबोटिक्स के बारे में जिक्र था, ना साइबर क्राइम के बारे में जिक्र था, ना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जिक्र था, क्योंकि उस समय क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आएंगी। तो ये जितने भी टर्म्स हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, यह भी कहां से लिया गया आपका? ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी न्याय निर्णयन, ये भी आपका कहां से लिया गया? सारे के सारे पॉइंट जितने भी हैं सब कनाडा से लिए गए हैं। इतने पॉइंट कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो देखो मैंने अभी काफी सारे आपको बता दिए। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल का किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, सशक्त केंद्र होना, अपशिष्ट शक्तियां राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी न्याय निर्णय। अमेरिका अभी नहीं बताया ना, अमेरिका और जितना भी मिसलिनियस बचेगा मैं अगले सेशन में करा दूंगा। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। और देखो इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी हम इसको इग्नोर करके नहीं चलेंगे, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। 1 मिनट रुकिएगा, एक महत्वपूर्ण कॉल आ रहा है। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये वाला टॉपिक हो गया आपका। अब आते हैं थोड़ा सा भूगोल पे। देखो भूगोल का मैंने आपको इस बार जो टॉपिक लिया था, भारत के भूगोल के अंतर्गत हमारा डिस्कशन चल रहा था। भारत के भूगोल में ये आप तट देख रहे हैं ना, हमारा तटीय मैदानों पे बात चल रही थी, तटीय मैदानों का जिक्र हो रहा था, ठीक है। तो हमने ये वाला तट मैदान लगभग पूरा डिस्कस कर लिया था, जो पूर्वी तटीय मैदान है। आज हम पश्चिमी तटीय मैदान को, लास्ट क्लास रहेगी ये पश्चिमी तटीय मैदान की, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो आपका है, ये आपका सौराष्ट्र से लेकर सूरत के मध्य तक पूरा का पूरा ये गुजरात का मैदान है। यहाँ पे गुजरात में 2 मैदान आपके आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, एक कच्छ का मैदान, या कच्छ का तट भी कह सकते हैं, कच्छ का मैदान, और ये काठियावाड़
काठियावाड़ भी इसको हम कहते हैं और इसको कक्ष भी कहते हैं। काठियावाड़ तट भी कहते हैं, काठियावाड़ का मैदान भी कहते हैं, दोनों चीजें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर है आपका कोंकण तट, कोंकण तट। यहां पर है आपका कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। बस आज हमें यही डिस्कस करना है। महाराष्ट्र और गोवा वाले तट को हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट। 100% आप देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्नड़ तट कर्नाटक का तट है, मालाबार तट आपका केरल का तट है। तो एक एक करके एक एक तट को ले लेते हैं। पहले गुजरात के तटीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो गुजरात वाला जो तट का क्षेत्र है ये आपका कहां से? सौराष्ट्र से लेकर के सूरत तक आपका जो है इसका विस्तार पाया जाता है। यहां पर बहुत सारे विवादित क्षेत्र भी हैं, जैसे सर क्रीक का नाम आपने सुना होगा, है ना। सर क्रीक क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद भी है। सर क्रीक, कोरी क्रीक। क्रीक एक भौगोलिक संरचना है। क्रीक में होता क्या है, कई बार जो है स्थल खंड आपका प्रवेश कर जाता है वाटर बॉडी में, है ना, तो क्रीक कहलाता है। और वहां पर क्या होता है, जब ज्वार भाटा जैसी स्थिति आती है, जब कई बार ज्वार आता है तो वो तो पूरा समंदर में बदल जाता है, झील में बदल जाता है। और जब भाटा की स्थिति होती है, यानी पानी जब नीचे उतरता है तो वो दलदल में कन्वर्ट हो जाता है। तो पाकिस्तान सरक्रीक को कहता है कि ये एक झील है, और जब कोई भी दो राष्ट्रों के बीच में झील होती है तो दोनों देशों का समान अधिकार होता है। तो पाकिस्तान कहता है कि सरक्रीक में हमारा भी अधिकार है। भारत कहता है कि नहीं, ये एक झील नहीं, ये एक दलदल है। दलदल क्यों है? क्योंकि ये तो ज्वार भाटा, जब भाटा की स्थिति आती है यहाँ पानी होता ही नहीं है, तो इसलिए भारत की स्थल भूमि है। स्थल भूमि के तौर पे तो क्रीक को लेकर के विवाद, यहाँ पे सर क्रीक, कोरी क्रीक, यहाँ पे दो खाड़ियां हैं, एक कच्छ की खाड़ी है ये, और यहाँ पे खंभात की खाड़ी है। यहाँ पे जो खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे सबसे उच्च ज्वार आते हैं, सबसे उच्च ज्वार, सबसे भयानक ज्वार, क्योंकि बहुत संकीर्ण है। आपकी कच्छ की खाड़ी में भी ज्वार आते हैं और ये खंभात की खाड़ी में भी बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं आपके, ठीक है। तो ये सामान्य बात यहाँ की हो गई। अब आते हैं कोंकण तट में। कोंकण तट यहाँ पे एक जगह पड़ती है दमन, दमन द्वीप, ठीक है। द्वीप आपका समंदर में है, मतलब ये गुजरात के तट से लगा हुआ, और दमन यहाँ पे इसकी राजधानी है। तो दमन से लेकर के गोवा तक के तटीय मैदान को, दमन से लेकर के गोवा तक के तटीय मैदान को हम क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। दमन से लेकर के गोवा तक के तटीय मैदान को कोंकण तट कहते हैं। और ये पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, लगभग 720 किलोमीटर लंबा है। टोटल कितना है? 720 किलोमीटर लंबाई है इसकी कोंकण तट की, 720, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गोवा का तट आमतौर पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे तटीय जिले आपके कई सारे हैं, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर, स्पष्ट है। यहाँ पे बहुत सारे बीच हैं, है ना, बहुत सारे बीच यहाँ पर अवस्थित है। आपका महाराष्ट्र के बीच है, एक कलांगुट बीच है, कलांगुट बीच आपका गोवा में अवस्थित है आपका। यहाँ पे दो दर्रे भी पड़ते हैं, थाल घाट और भोर घाट थर्रा। थाल घाट, भोर घाट और सेनकोट्टा, 3 दर्रे पड़ते हैं यहाँ पर, 3 दर्रे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कई सारी नदियां हैं आपकी, है ना, मांडवी नदी, जुआरी नदी, भुगराना नदी, बसाक नदी, पिंजल नदी, ऐसे करके कई सारी नदियां जो है यहाँ पर आकर के अपना जल गिराती हैं। तो ये आपका जो है किसका तट है? महाराष्ट्र का तट है, और गोवा का तट है, इसको हम कोंकण तट कहते हैं। इसके बाद अगला तट आता है कन्नड़ तट। तो गोवा से लेकर मंगलुरु तक, गोवा से लेकर के मंगलुरु तक जो तट अवस्थित है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, कर्नाटक का तट कहा जाता है। यहां पर इस तट की विशेषता यह है कि यहां पर ढाल पूरब की ओर थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। इसका जो ढाल है वो पूरब की तरफ है, पूरब मतलब इस तरफ है ढाल, इसका ढाल पश्चिम में ज्यादा नहीं, पूरब की तरफ ढाल है। पश्चिम में बहुत तीखा ढाल है, मतलब ढाल इस तरीके से है, ये पश्चिम है, ये इस तरीके से ढाल है, तो इसका जो स्लोप है वो पूरब की तरफ है, ठीक है, इस तरफ स्लोप ज्यादा है इसमें। तो इसमें बहुत सारी फसलें भी होती हैं, यहाँ पे सीढ़ी नुमा ढाल पाए जाते हैं, इसमें सीढ़ी नुमा ढाल पाए जाते हैं। और यहाँ पे कहवा की खेती की जाती है, कहवा की खेती होती है, काजू की खेती होती है, सुपारी की खेती होती है, काली मिर्च की खेती होती है। तो कई सारे बागान यहाँ पर देखने को मिलते हैं कन्नड़ तट पे। और यहाँ पे कई सारी नदियां बहती हैं, शरावती नदी, गंगावेली नदी,
नेत्रवती नदी, कालिंदी नदी, ऐसे करके कई सारी नदियां भी यहाँ पर बहती हैं और यहाँ पे जलप्रपात भी ये नदियां बनाती है। जैसे शरावती नदी पर आपका एक जलप्रपात है, गोरसप्पा जलप्रपात, ठीक है। और यहीं पर ही आपका दूध सागर जलप्रपात है। दूध सागर के अलावा जो है आपका यहाँ पर एक है, मुझे नाम भूल रहा है, एक तो गोरसप्पा जलप्रपात है, अभी नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात वो भी है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात गोरसप्पा ही है। लेकिन एक है कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात भी आपका यहीं पड़ता है, कर्नाटक वाले रीजन में ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला और सबसे महत्वपूर्ण तट, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी तट, जिसको हम मालाबार तट कहते हैं। यहां से खड़े होकर के मैंने भारत दर्शन का एक वीडियो भी बनाया था आपका। तो मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक तट आपका ये क्या है, विस्तारित है। और यहाँ पे बहुत सारे लैगून्स पाए जाते हैं जिनको हम कयाल कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, लैगून मतलब है समंदर का पानी स्थल में प्रवेश कर जाना, जिसको हम बैक वाटर भी कहते हैं। तो इनको हम यहाँ पे स्थानीय नाम पे कयाल के नाम से जानते हैं। बहुत सारी कयाल यहाँ पर पाई जाती हैं, कयाल मतलब है झीलें, एक तरीके से लैगून झीलें, यानी समंदर का पानी स्थल में प्रवेश कर गया है। यहाँ पे बेम्बनाथ झील से मैंने एक वीडियो भी भारत दर्शन का बनाया था, वो आप देख सकते हैं, वो समंदर ही है। बेम्बनाथ झील भी आपका समंदर का ही हिस्सा है। यहाँ पे विशेष प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती हैं, लैटराइट मिट्टी, काप मिट्टी। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आपकी फसलें भी होती हैं, रबर हो गया, सिनकोना हो गया, कहवा हो गया, मसाले हो गए, नारियल हो गए, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे पेरियार नदी बहती है आपकी, बेम्बनाथ झील के जस्ट बगल में पेरियार नदी है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की बालू पाई जाती है जिसका नाम है मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू में यहाँ के तटों में मोनाजाइट बालू पाई जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। केरल के तट पे मोनाजाइट बालू पाई जाती है जिसमें थोरियम पाया जाता है, थोरियम के निक्षेप पाए जाते हैं। और ये आपका क्या है, नाभिकीय सामग्री के तौर पे है। क्या है, नाभिकीय आणविक खनिज के तौर पे इसको हम जानते हैं, थोरियम। और दूसरा है जिरकॉन, दूसरा आपका क्या है, जिरकॉन। थोरियम और जिरकॉन दो आपको पाए जाते हैं मोनाजाइट बालू। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? शांभवी जी, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये आपके तटीय मैदान है। बस इतनी सामान्य सी जानकारियां हैं जो आपको पता है। अब कोई पूछ ले कोरी क्रीक और सर क्रीक कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रन में पाए जाते हैं। कोरी क्रीक, सर क्रीक कहाँ पाए जाते हैं, कच्छ के रन में। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी या घाट है आपका, यहाँ की नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा बनाती हैं, यहाँ की नदियां एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी को ज्वार नदमुख कहा जाता है, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो ताप्ती हो, चाहे वो पेरियार हो, सारी नदियां। क्योंकि स्लोप बहुत तीव्र है तो यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता है। देखो डेल्टा तो आपका ट्रायंगुलर होता है, नदी आती है, प्रवाह धीमा हो जाता है, अवसाद बीच में इसको क्या करते हैं, बाधित करते हैं, और ऐसे करके एक त्रिकोणीय श्रृंखला बनती है जिसको हम डेल्टा कहते हैं। त्रिकोणीय एक त्रिभुज की तरह बनता है ना। और एस्चुरी क्या है, ऐसा एस्चुरी होता है, यहां से नदी आई और इसको हम ज्वार नदमुख, मुख की तरह, नदी का मुख लगता है, ये नदी के मुख की तरह, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। समंदर से ज्वार आते हैं और यहाँ पे नदी का मुख ये ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ठीक है। तो जो पश्चिमी है वहां पर ज्वार नदमुख है और पूर्वी में जितनी भी नदियां हैं वो सारी डेल्टा का निर्माण करती है क्योंकि उसका स्लोप धीमा है। पेरियार वाला वीडियो देख लेना मेरा, भारत दर्शन मेरी सीरीज पूरी देखो, देख के रखो उसे। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो हैं, देख के रखो, आपको जो नॉलेज वहां मिलेगा, एक तो प्रैक्टिकल है और एक बढ़िया से उसमें सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं, तो एक बार उसको देखा करो। मतलब मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं, देखना चाहिए आपको सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट पश्चिमी तटीय मैदान हो गया, पूर्वी तटीय मैदान हो गया, दोनों तटीय मैदान कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी में मैं एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट आपका है एनपीए। एनपीए समझते हैं आप लोग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंकों के साथ सबसे ज्यादा बड़ी दुर्घटना यदि कुछ हो सकती है बैंकों की तो वो एनपीए होती है। अब एनपीए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप जैसे बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है,
तो बैंक में जब आप अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, क्योंकि बैंक को उसमें आपको ब्याज भी देना पड़ता है, आपको रिटर्न भी देना पड़ता है। अब मान लो आपने बैंक में जाकर के 10,000 रुपए जमा किए, तो बैंक अपने पास थोड़ा ना उस पैसे को रख के करेगा भी क्या, उस पैसे को बैंक लोन में उठाता है, ज्यादातर लोन में ही बैंक पैसा उठाता है, या उसको निवेश करता है किसी ना किसी माध्यम से, ज्यादातर बैंक लोन देता है। तो जैसे मान लो आपको बैंक 4% या 5% ब्याज दे रहा है, तो लोन में 10% 15% तक उठाता भी है, तो उसके जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट से बैंक अपने खर्चे चलाता है, सैलरी देता है, अपना जो है मतलब उसका मेन आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो लोन में पैसा उठाना ही है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझिएगा, कई बार लोन में पैसा बैंक ने दे दिया पर बैंक का पैसा वो वापस नहीं लौटता है, वापस आता नहीं है। अब मान लो किसी को बैंक ने लोन दे दिया, अब पैसा वापस आया नहीं, तो वो एनपीए में बन जाता है, जिसको हम गैर निष्पादनकारी संपत्ति कहते हैं। हिंदी में आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, गैर निष्पादनकारी संपत्ति। अब किस संपत्ति को आप एनपीए कहोगे? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, वह संपत्ति जिस पर ब्याज या मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो। मतलब मान लीजिए ए ने बैंक से पैसा लिया, ठीक है, ए बैंक गया और बैंक से पैसा लेकर के आया, ठीक है। अब जब बैंक से पैसा लेकर के आया वो, तो आने के बाद उसने क्या किया, इस पैसे पर पहले महीने ब्याज भरी, अब ब्याज चलना चालू हो गई, दूसरे महीने ब्याज भरी, ठीक है। मूलधन तो देखो, आमतौर पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब बैंक से आप लोन लेते हैं, जैसे हाउस लोन, पर्सनल लोन या फिर कार लोन, तो शुरुआत में ब्याज ज्यादा जाती है, इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, थोड़ा मूलधन भी आपका कम होगा, लेकिन शुरुआत में बैंक इस तरीके से फॉर्मूला सेट करके रखता है कि आपसे ब्याज ज्यादा ली जाए, मूलधन थोड़ा कटे, ठीक है। तो ब्याज आपने देना चालू कर दिया, पहले महीने से आपकी किस्त बन जाएगी। मान लो आपने किसी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया, इन्होंने भाई साहब ने, ए महोदय ने 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। अब ए महोदय ने जब 10 लाख रुपए का लोन लिया, अब इस लोन को ए महोदय, इनकी किस्त बन गई होगी 10,000 रुपए की, मान लो किस्त, आमतौर पे देखो यही होता है, 1 लाख रुपए का लोन लोगे तो 1,000 रुपए की किस्त बनती है, आमतौर पे, सामान्य तौर पे बता रहा हूं, आप चाहो तो किस्त ज्यादा भी बनवा सकते हो। तो 10 लाख रुपए के हिसाब से 10,000 की किस्त बन जाएगी, 20,000 रुपए की। अब वो ये एक टेन्योर पे भी तय करता है कि आप वो लोन कितने समय के लिए ले रहे हो, कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए, वो लोन का टेन्योर भी तय करता है। लोग घर लेते हैं तो घर में लोग 10-10, 15-15 साल के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं तो 5 साल के लिए लोन लेते हैं, बीच में भी लोन आप पूरा भर भी सकते हो, सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन बैंक के साथ क्या होता है, मान लो ए महोदय ने एक पहले महीने किस्त भर दी, दूसरे महीने किस्त भर दी, तीसरे महीने किस्त भर दी, लेकिन चौथे महीने उनके पास किसी भी कारणवश पैसे नहीं थे, चौथे महीने पैसे नहीं भरे, ठीक है। फिर 5वां महीना भी किस्त उनकी बाउंस होने लग गई, 5वें महीने भी किस्त नहीं भरा, ये आपके हो गए 30 दिन, दोनों के बीच का गैप आप देखो तो ये तीसरे महीने तो पैसे भरे थे उन्होंने। मान लो ए महोदय के हर 10 तारीख को पेमेंट कटती है, 10 तारीख को ये कट गई, 10 तारीख को ये कट गई, हर 10 तारीख को पेमेंट कटती है, ठीक है। बैंक से ही अब तो पैसा सारा कट जाता है हर एक पर्टिकुलर डेट पे। लेकिन जब चौथे महीने की 10 तारीख आई तो इन्होंने क्या किया, इनके पास पैसे नहीं थे अकाउंट में, तो इनसे पैसा कटा नहीं, तो पहली किस्त बाउंस हुई, अगले फिर महीने में 10 तारीख आई और किस्त बाउंस हो गई। तो अब देखो यहां पे 30 दिन का गैप है, यहां पे 30 दिन का गैप है, और अगला जो महीना है यहां पे भी यदि इन महोदय ने 10 तारीख को लोन नहीं, तो देखिए 90 दिन जैसे ही होंगे, 90 डेज जैसे ही होंगे, वैसे ये आपका एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जिससे बैंक को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, पैसा डूबने के कगार में आ चुका है। अब एनपीए को मैं 3 श्रेणी में, मैं क्या डिवाइड करूंगा, एनपीए को हम 3 श्रेणी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। जैसे ही एनपीए, देखिए आप ध्यान से समझिएगा, पहले तो एनपीए कन्वर्ट कब हो गया, 3 महीने में आपका बैंक को पता चल गया कि अब इस पैसे से ना तो ब्याज आ रहा ना तो मूलधन आ रहा। यहां पे दोनों चीजें हैं, ब्याज और मूलधन में से जो रुक जाए, ब्याज और मूलधन, ठीक है।
वैसे ही 90 दिन बाद ये बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया। अब बैंक फोन करता है, बैंक अपनी कोशिश करता है कि इस पैसे के बारे में वो फिर बैंक के पास सिक्योरिटी में भी बहुत कुछ बैंक रखवाता है ना। घर खरीदेंगे तो घर के डॉक्यूमेंट ही रख लेगा, एजुकेशन लोन लोगे तो आपकी डिग्री उग्री रख लेगा, कार लोन लोगे तो कार के जो कार में भी सब कुछ, मतलब बैंक अल्टीमेट रिकवरी करेगा। रिकवरी का उसके पास सारा उसने फॉर्मूला पहले ही बना लिया होता है। इतने साइन करवाता है, कम से कम साइन ही साइन करवाता है, 10 20 20 50 50 साइन होते हैं लोन के पेपर पे। अब देखो ये क्या होता है, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं एनपीए को। अब जैसे मान लो 30 दिन 90 दिन होते ही, 3 महीने नहीं बोल रहा हूं मैं, 90 दिन बोल रहा हूं, 90 दिन जैसे ही ब्याज और मूलधन में से कुछ नहीं पहुंचा तो वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, यानी गैर निष्पादनकारी संपत्ति हो गया। अब जैसे ही 12 महीने बीत गए, मान लो उसने पैसा 90 दिन तक नहीं दिया तो एनपीए बन गया, लेकिन जैसे ही 12 महीने या 12 महीने से कम अवधि है, मान लो 90 दिन में तो एनपीए बन गया, 90 डेज में एनपीए बन गया, ठीक है आपका, लेकिन 3 महीने से 12 महीने के बीच की जो अवधि है इसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड्स, और ये इतना मतलब इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कुछ डिस्कस भी करूंगा। सब स्टैंडर्ड्स एसेट्स कह सकते हैं, हाँ सब स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब उसके पास ऐसा एसेट्स है जिससे उसको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। भारत के बैंकों की यही दुर्दशा है, तभी अब बहुत लोन मिलना भी बहुत कठिन हो चुका है। दूसरा है, यदि 12 महीने तक कोई संपत्ति, अब ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई संपत्ति 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में बनी रहे तो उसको हम डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाउटफुल। ये सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, 90 दिन से मतलब 3 महीने से 12 महीने के बीच में जितना भी उसको बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। और अगले 12 महीने तक यदि सब स्टैंडर्ड्स बनी रहे ये तो इसको हम बोलते हैं डाउटफुल। अब मतलब ये रिकवरी होगी कि नहीं होगी। अच्छा, इस अवधि में बैंक पूरा जोर लगा देता है, पूरा जोर लगा देता है कि वो इसको रिकवर करे। रिकवर कैसे कर सकता है, जैसे आपने होम लोन लिया है, घर में ताला ही लगा जाएगा, है ना, डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल उसी के पास है। अच्छा, जब होम लोन लोगे ना तो घर के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सब चेकबुक में साइन वाइन करा के सब कुछ आपके बैंक के पास होते हैं, बैंक अपने पास रखता है उनको, ठीक है। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में जब होती है अवधि तो इसमें रिकवरी का काम करता है बैंक, ठीक है। दूसरा होता है डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स में क्या होता है, अगर कोई संपत्ति 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में बनी रहे, 12 माह तक सब स्टैंडर्ड्स एसेट्स के रूप में बनी रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल एसेट्स। क्या बोलेंगे, डाउटफुल एसेट्स। और जब बैंक को यह लग जाता है कि अब मैं वसूल नहीं कर पाऊंगा, यदि वसूल भी लिया तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है। अब जैसे आपको बताऊं, विजय माल्या की बहुत सारी संपत्तियां ऐसी थी, ध्यान समझिएगा, विजय माल्या जब यहां से भागे तो उनकी बहुत सारी संपत्तियां ऐसी थी कि जब बैंक ने भेजा, एक उनका विला था, जो विला लगभग 100 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का था, एग्जैक्ट लगभग 140 करोड़ के आसपास था। तो बैंक ने क्या किया, तुरंत उसे कब्जा लिया विला को। कब्जाने के बाद उसकी नीलामी की गई, ठीक है, नीलामी की गई कि भैया पैसे की रिकवरी करनी है, पहले घर बेच देते हैं। कोई खरीदने नहीं आया, कोई खरीदने नहीं आया। 2 कारणों से कोई खरीदने नहीं आया। पहला कारण क्या है, पहला कारण यह होता है, पहला कारण यह है कि पहली बात तो लोगों के पास व्हाइट में इतना पैसा नहीं है। कौन व्हाइट में इतना पैसा दिखाएगा। मान लो मेरे ख्याल पैसे वाले तो बहुत हैं भारत में, लेकिन 100 करोड़ का कोई यदि घर खरीदेगा तो फिर इनकम टैक्स, अरे 100 करोड़ खरीद रहे हो, और बैंक चूंकि नीलाम कर रहा है तो सब कुछ वो व्हाइट में ही ट्रांजेक्शन करेगा। व्हाइट में ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कैश वाला काम नहीं होगा। संपत्ति भारत में यदि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहीं है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर में है। रियल एस्टेट सेक्टर में सारा काम, मतलब 50% काम कैश में हो रहा है। जमीन बिक रही है 30 लाख की, दिखाई जा रही 15 लाख, 15 लाख कैश में। सबसे ज्यादा गड़बड़ कहीं पर है तो वो आपका इसी पे है। सांबवी जी कह रहे हैं सर अडानी पर भी अमेरिका ने आरोप लगाया है। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी ये अलग मैटर है। अडानी जी पे मत जाओ वहां पे अभी।
मैं यहाँ पे एनपीए बता रहा हूं, एनपीए पे चलो। 100 करोड़ रुपए, ठीक है, मान लीजिए 100 करोड़ का ये घर बेच रहे थे, खरीदार क्यों नहीं आया? पहली बात, घर की वास्तविक कीमत 75 करोड़ ही थी। बैंक कह रहा भैया 75 करोड़ रुपए कीमत जरूर है, लेकिन मेरा जो मैंने ब्याज व्याज सब कुछ जोड़ करके बैंक क्या वसूल रहा है, इसकी कीमत 100 करोड़ क्यों? क्योंकि ओवर वैल्यू है ये। बैंक वास्तव में वो घर की कीमत 75 करोड़ ही है, वो 100 करोड़ इसलिए रख कर है भैया मेरा ब्याज भी बनता है। अरे कोई खरीदार, उसे ब्याज से क्या मतलब है? वो ब्याज का क्या करेगा? ब्याज अपना वसूलो जो है माल्या से, माल्या तो यहाँ है नहीं। तो कहने का मतलब पहले तो ओवर वैल्यू है, दूसरा यदि खरीदार के पास, मान लो मैं किसी के पास पैसा है भी, तो वो पैसा कोई भी बैंक से सीधा डायरेक्टली इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं, जोखिम नहीं लेगा, तो इसलिए कोई खरीदार मिला नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत महंगी प्रॉपर्टी थी। चलो वो अलग बात है, मैं अब दूसरी जगह पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ आपके पास, यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया। डाउटफुल लॉस एसेट्स का मतलब ये है कि जो वसूली मतलब हो रही है, तो वसूली वाली बहुत कम मूल्य की है, बैंक द्वारा इसके परिसंपत्ति के रूप में बने रहने की पुष्टि नहीं की जाती, उसको लॉस एसेट्स कहते हैं। तो तीन प्रकार के एसेट्स होते हैं एनपीए में, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स, और तीसरा है आपका जो मैंने आपको बताया लॉस एसेट्स। बैंक कहता है भैया अब घाटा हो गया, ये संपत्ति चली गई मेरे पास से, लॉस एसेट्स। भारत के बहुत सारे बैंक इन्हीं सब चीजों में जूझ रहे हैं। एनपीए हो जाता है, एनपीए के बाद वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में, फिर डाउटफुल एसेट्स में। डाउटफुल का मतलब है अब पता नहीं हो पाएगी रिकवरी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि सब स्टैंडर्ड एसेट्स के टाइम पे वो दम लगाता है, पूरा दम लगा के, फिर वो आपका डाउटफुल एसेट्स, फिर लॉस एसेट्स। लेकिन ये है कि जैसे जो भी व्यक्ति है, क्रेडिट स्कोर से लेकर के बहुत सारे, कई बार मुकदमेबाजी भी होती हैं, सब कुछ होती हैं, कोर्ट वोर्ट तक मामला जाता है। तो अब ये मैटर है, एनपीए का मैटर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, ये इकोनॉमी के बारे में एक सामान्य समझ थी। एनपीए मैंने आपको बता दिया। अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंकों का क्या पक्ष है, सरकार ने एनपीए के लिए क्या क्या काम किए हैं, सब चीज़ें एक मतलब डिस्कशन वाला पॉइंट है पूरा का पूरा। आरबीआई इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें रखता है, बैंक किस तरीके से जो है कोशिश करते हैं कि चीज़ें एनपीए में ना बदलें, ये सब चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ ऑनलाइन बैच में। आपको वहाँ पे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे रिवीजन है, तो मैं आपको शॉर्ट में चीज़ों का रिवीजन करा रहा हूँ। तो रिवीजन वाले पॉइंट को आप उस तरीके से लेकर मत चलिएगा, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला बायो में चलते हैं। बायो, आज मैं आपको खनिज वाला चैप्टर चल रहा था, कंप्लीट हो जाएगा आज वाला खनिज वाला चैप्टर। देखो बायो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम खाना खाते हैं, तो खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तो हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए, लेकिन विटामिन भी चाहिए, खनिज भी चाहिए। तो मैं खनिज पढ़ा रहा था आपको, और खनिज मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से खनिज हैं। एक है बल्क एलिमेंट्स, यानी ज़्यादा मात्रा में जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और दूसरा होता है ट्रेस एलिमेंट, यानी कि जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, फ्लोरीन, जिंक, तांबा, मैग्जीन, आयोडीन, कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ये सारे आपके पाए जाते हैं, ये आपके कम मात्रा में बॉडी में पाए जाते हैं। तो लगभग मैं आपको ट्रेस एलिमेंट तो बता चुका हूं, आज मैं बल्क एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए हमारी बॉडी में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पढ़ा चुका हूं ये। मुझे एक बार बता दो, क्या मैंने क्या क्या बताया है, मतलब आपको ट्रेस ही बताया है, मैग्नीशियम वगैरह भी डिस्कस किए थे क्या? बताओ, बता दो भाई। हाँ मैं करंट की क्लास में पढ़ा दूंगा। अडानी वाले न्यूज़ पर भी सर डिस्कस कर दीजिए। चलो ठीक है, अडानी वाले करंट वाली क्लास को थोड़ा सा उस पर मुझे कुछ काम करना है। करंट वाले मुद्दे जो है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में डिस्कस करूँ, तो उस पर मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ जल्दी। एक क्लास रखनी चाहिए जिसमें हम करंट के मुद्दे ही केवल डिस्कस करें, पर डे एक टॉपिक रखना चाहिए, क्यों? चलो बात करेंगे इस पे। अभी आते हैं इधर, अभी आते हैं यहाँ पे।
हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की। हमारी बॉडी में मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचयी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनको भी वो प्रभावित करता है यदि मैग्नीशियम हमारी बॉडी में नहीं हुआ तो। क्योंकि ये कई सारे एंजाइम्स में पाया जाता है मैग्नीशियम, बहुत सारे एंजाइम्स में पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम्स में पाने के साथ साथ जो हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है, जिसको हम एटीपी कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारी जो एनर्जी होती है, तो मैग्नीशियम का वहां पे बहुत रोल होता है। और मैग्नीशियम हमें प्राप्त कहां से होता है? अनाज से, हरी सब्जियों से, यहां सबसे हमें मैग्नीशियम मिलता है। इसके बाद सोडियम। देखो, आप सब लोग सोडियम के बारे में जानते हैं। हम लोग जितना भी नमक खाते हैं, नमक ही होता है, NaCl होता है ना, क्लोरीन और सोडियम दोनों की दोनों चीजें हमें यहां से प्राप्त होती हैं। तो सोडियम जो है खाने वाले नमक में पाया जाता है। सोडियम हमारे बॉडी का बीपी कंट्रोल करता है। बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उच्च रक्तचाप जो होता है, भूख की कमी भी हमारे अंदर जो होती है, यदि सोडियम की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाएगी तो हमें भूख कम लगेगी, भूख भी कम लगती है। पेशियों की ऐंठन भी होती है। कई बार आप देखेंगे जो जिम वाले लोग होते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, वो नमक खाना छोड़ देते हैं। नमक खाना क्यों छोड़ देते हैं? ताकि बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत ना रहे। वो अपने शरीर को लीन करने के लिए, अपने जो उनके शरीर की जो मसल्स होती हैं, जब कभी कंपटीशन वगैरह होते हैं तो कंपटीशन के टाइम पीरियड पे वो नमक खाना छोड़ देते हैं ताकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम ना हो। पानी तो पीते हैं प्रॉपर ताकि बॉडी हाइड्रेट हो, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा पानी की आवश्यकता ना पड़े, तो नमक छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अलोन व्रत भी रखते हैं जिसमें नमक नहीं खाते हैं, लेकिन इसकी कमी से आपको बीपी हो जाएगी, भूख में कमी, भूख भी कम लगती है यदि आपके अंदर सोडियम की कमी हो गई, भोजन मतलब कम। और पेशियों का, हाँ चलो मैं अभी बता ही रहा हूं, पेशियों में ऐंठन होने लग जाती है, हमारे शरीर में पेन भी होना चालू हो जाता है यदि हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाए। और सोडियम हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस करने का काम करता है, अम्ल क्षार, ये एसिड और बेस का संतुलन करने का काम करता है और हमारी तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तो जो भी आप नमक खाते हैं, जैसे अब आप टाटा का नमक खाते होंगे, टाटा का नमक पूरा भारत खाता है, वैसे हमारे गांव में तो एक नमक वो आता था डेली वाला, आप लोग के गांव में भी आता होगा डेली वाला नमक, हमारी माताजी पीस के रख लेती थी और वही नमक हम खाते थे। टाटा का नमक तो शहर में आके खाने लगे। तो जब कभी नमक लिया करिए, नमक में वैसे आप पीछे देखा करिए कि नमक में क्या क्या चीजें हैं। एक आपका अभी जो एक नया प्रचलन कहें या कुछ भी कहें, एक आपका रॉक सॉल्ट का कॉन्सेप्ट आया है। एक तो आपका समुद्री नमक होता है, ठीक है, एक रॉक सॉल्ट होता है, पत्थर, वो जो पर्वतीय क्षेत्रों में रॉक सॉल्ट आपका निकलता है। देखो पहले क्या था, जो राजस्थान वाला रीजन है ना, यहाँ पहले समंदर ही था, तैतीस सागर था, तो आमतौर पे जो यहाँ से अवसादी चट्टाने और ये अरावली वाला पूरा का पूरा रेंज बना, तो यहाँ पे भी रॉक सॉल्ट पाए जाते हैं, रॉक सॉल्ट खाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो सोडियम हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इसलिए नमक का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। नमक बहुत सामान्य चीज़, हम सब खाते ही हैं। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन भी खाने वाले नमक में ही हमें मिलता है। क्लोरीन की कमी से भी भूख की कमी हो जाती है। यदि क्लोरीन की कमी हो गई तो खाना भूख नहीं लगेगी आपको। क्लोरीन पर्याप्त मात्रा में बॉडी में होनी चाहिए। पेशियों में ऐंठन भी होने लग जाएगी क्लोरीन की यदि कमी हो गई तो, इसलिए पेशियों में ऐंठन मतलब पेशियों में जकड़न, पेशियों में दर्द, पेशियां आपकी जो है वो होने लग जाएंगी, पेशियां जो है संकुचित होने लग जाती हैं, शार्पनेस आने लग जाती है। तो इसलिए क्लोरीन भी हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। पेशियां ये हमारे बॉडी में अम्ल क्षार का संतुलन करती हैं, जल के संतुलन का काम करती हैं, और बॉडी का जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है जिसको हम जठर रस कहते हैं, उस पे भी क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा जरूरी होती है, वहां पर ये क्लोरीन पाया जाता है। तो मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, और आपका जो है क्लोरीन हो गया। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम, सेव में पोटेशियम पाया जाता है, केला में पोटेशियम पाया जाता है, और पोटेशियम बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में। यदि पोटेशियम की कमी हो गई हमारे शरीर में तो पैरालिसिस हो जाता है ना। पैरालिसिस समझते हैं, बॉडी का एक हिस्सा, एक अंग आपका चलना ही बंद हो जाएगा। पोटेशियम की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में, इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक सेव खाना चाहिए कम से कम।
यदि जरूरत हो 2 सेब खाइए, लेकिन कम से कम 1 सेब खाइए ताकि पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा आपकी बॉडी में रहे। ठीक है, पैरालिसिस होने का खतरा कभी नहीं रहेगा यदि आप सेव खाना चालू करते हैं। दूसरा, उच्च रक्तचाप, जो आपका यदि पोटेशियम की कमी हो जाएगी बॉडी में तो ब्लड प्रेशर, हाई बीपी रहने लग जाएगा, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, पेशियों की दुर्बलता, पेशियों को सशक्त करता है पोटेशियम, आपकी पेशियों को मजबूत करता है, बॉडी पेन खत्म होना चालू हो जाता है। इसलिए आपको बनाना, केला भी खाना चाहिए, 1 केला आप पर डे खाइए और एक आप जो है 1 सेब खा लीजिए। ये दोनों फल बहुत आसानी से खाए जा सकते हैं। सेब लाना है बाजार से, बढ़िया धुले खा गए, है ना, केला लाए छीले खा गए। अनार खाने में आफत पड़ जाती है, अनार खाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन केला और सेब तुरंत खा सकते हो और इनमें बढ़िया पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो आपको ये खाना चाहिए। बाकी अन्य चीज़ों में भी खूब पोटेशियम पाया जाता है, मांस हो गया, दूध हो गया, अनाज हो गया, सब्जियां हो गया। मैं तो मांस के पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्यों किसी का मांस खाना, हमारी जो शाकाहार है उसमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद अगला है सल्फर, गंधक। सल्फर का भी हमारी बॉडी में बहुत महत्व है। सल्फर यदि हमारी बॉडी में नहीं होगा तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन पचेगा नहीं हमारी बॉडी में। हम प्रोटीन लेंगे तो, लेकिन प्रोटीन पचेगा नहीं। देखो बहुत सारे लोग क्या है, बॉडी वॉडी बनाते हैं तो बे प्रोटीन लेने लग जाते हैं। मैं बे प्रोटीन का पक्षधर नहीं हूं। नेचुरल प्रोटीन जो हम लोग खाना खाते हैं, मूंगफली खाइए, प्रोटीन सोयाबीन खाइए, है ना, प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस हैं। दालें खाइए, दालों में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन हमें नेचुरल प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, तो भोजन की जितनी भी प्रोटीन्स होते हैं सब में सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उनमें उपलब्ध होता है और सल्फर प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, कई सारे हमारी बॉडी में एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिनका हिस्सा होता है सल्फर। ठीक है, इसके बाद एक होता है फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस का जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस है, यदि फास्फोरस हमारी बॉडी में ना रहे तो दांत और हड्डियां हमारी कमजोर पड़ जाएंगी। कई बार आप देखते हैं जब मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद जलाया जाता है तो शरीर से आवाज आती है, हड्डियां जब जलती है ना शरीर की, तो फास्फोरस के कारण से वहां पे वो आवाज आती है, फास्फोरस पाए जाते हैं। हमारी हड्डियों में फास्फोरस होता है, हमारे दांतों में फास्फोरस होता है। ठीक है, हमारी जो, यदि आपके शरीर में फास्फोरस नहीं है ना, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, है ना, आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। तो हमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी में लेनी चाहिए। हमारे दांतों में फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी एनर्जी बॉडी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो हमारा डीएनए है, जो हमारा आरएनए है, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं, दूध लेते हैं, मांस हो गया, अनाज हो गया, इन सब में हमें फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो फास्फोरस हमें खाना चाहिए। ठीक है, फास्फोरस के बाद है कैल्शियम। अगला क्या है आपका, कैल्शियम, Ca। कैल्शियम का हमारी बॉडी में बहुत रोल है। कैल्शियम का भी हमारी बॉडी में क्या रोल है, क्योंकि कैल्शियम भी हमारी हड्डियों से, कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों हड्डियों में पाए जाते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। जिसकी हाइट नहीं बढ़ती है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है। इसलिए डॉक्टर से आप मिलोगे, पहले तो देखो ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, कभी भी तुक्के में कोई दवा गोली नहीं लेनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक मित्र था, एक दोस्त था, पता नहीं उसको किसी ने बता दिया कि विटामिन डी की कमी है तुम्हें। कई बार होते हैं ना बहुत सारे ज्ञानी लोग, वो नब्ज पकड़ के बता देते हैं कि विटामिन डी कम है। अब वो विटामिन डी लेना चालू कर दिया, उसकी बॉडी में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में पहले भी देखो ये आमतौर में है प्रॉब्लम। भारत में क्या होता है कि अब बहुत ज्यादा लोग सूर्य प्रेमी नहीं है। अभी जैसे ठंड का टाइम है, हमें चाहिए कि थोड़ा सा टाइम हम सूर्य के पास बैठें, व्यतीत करें, ताकि हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी पूरी हो। लेकिन कई बार इतना पर्याप्त नहीं होता, घरों में तो सूरज आता ही नहीं है अब आज के टाइम पे, है ना, सब घोंसलों में रह रहे हैं। तो ऐसे में हमें बॉडी में, जैसे ही आपको लगता है कि यार मेरे बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सब पर्याप्त है कि नहीं है, ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। आप बढ़िया से ब्लड टेस्ट कराइए। तो जब कमी लगे तो डॉक्टर के पास जाइए, अपने मन से इलाज मत करिए। अब मैं जैसे अपने एक दोस्त की बात बता रहा था, वो विटामिन डी की टेबलेट्स लेने लगा। सप्ताह में 1 गोली ली जाती है, ज़्यादा नहीं लेते उसको, डेली नहीं यूज करते, सप्ताह में 1 दिन, वो डॉक्टर सजेस्ट करता है जैसे। अब जब उसने अगेन ब्लड टेस्ट कराया तो उसका जो विटामिन डी था वो 100 पार कर गया, 100 से ज़्यादा हो गया, जबकि बॉडी में
70 से कम ही होना चाहिए लगभग मेरे ख्याल से, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। अब चूंकि उसका 100 पार कर गया, अब चूंकि वो लेता रहा, उससे क्या होता है, बॉडी में जो ब्लड होता है वो टॉक्सिफाइड हो जाता है ना। पता चला मच्छर काटा, मच्छर ही मर गया, है ना। उसको पता है उसके ब्लड में विटामिन डी ज्यादा है और विटामिन डी से ब्लड में विषाक्तता बढ़ जाती है ना। पता चला कोई जो अब एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके काटने से कोई वो हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कोई भी चीज करिए, कोई भी बॉडी में आपको लगता है, आप ब्लड टेस्ट कराइए, तब तुक्के में कोई दवा गोली नहीं खानी चाहिए, मेरा बस ये कहना है। तुक्के में दवा गोली लोग बहुत खाते हैं, भारत में ये एक प्रचलन हो गया कि चलो तुक्के में खा लेते हैं। तो कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी एलिमेंट आपकी बॉडी में है ये होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हड्डी से जुड़े हुए हैं, आपकी बॉडी हड्डी और दांत से जुड़े हुए हैं, दोनों हड्डी और दांत से जुड़े हुए, ध्यान रखना इस चीज का, हड्डी और दांत से जुड़े हुए कैल्शियम फास्फोरस। यदि क्वेश्चन पूछता है, सल्फर आपका प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, सल्फर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम आपका जो मतलब बीपी वगैरह से जुड़ा हुआ है, बॉडी में बीपी हो गया, पैरालिसिस हो गया, है ना, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, पैरालिसिस हो जाता है पोटेशियम की कमी से, है ना, भूख की कमी, पेशियों का ऐंठन, ये सारी चीजें आपकी पोटेशियम की कमी से हो जाती हैं। गंधक जो आपका है, सल्फर जो आपका है, प्रोटीन्स की कमी, और इससे प्रोटीन, ये भी आपका प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोटीन ही हो गया सल्फर। और NaCl मैंने आपको बताया ही, ठीक है, इनका काम क्या है। अच्छा, NaCl यदि नमक की कमी हो जाए, घेंघा रोग भी हो जाता है, ठीक है, घेंघा रोग भी हो जाता है, तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। अब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, खनिज लवण अब नहीं पढ़ाऊंगा, महत्वपूर्ण जितने भी खनिज लवण है मैंने सारे बता दिए। रूपांजलि करें, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट भी अच्छा होता है, लेकिन देखो एक्चुअली क्या है ना, हमें हमेशा ये देखना है, जब भी कभी नमक खाइए तो नमक जब आप ले रहे हैं मार्केट से, जैसे ब्लैक सॉल्ट भी लेंगे तो ब्लैक सॉल्ट में सारे चीजें नहीं होती हैं। ब्लैक सॉल्ट ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूअस केवल ब्लैक सॉल्ट खाएंगे तो भी आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी। इसलिए आपको जो व्हाइट आपका सॉल्ट आता है, रॉक सॉल्ट जो आता है वो बेस्ट होता है। रॉक सॉल्ट में व्हाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट दोनों के इंग्रेडिएंट्स मिक्स होते हैं, कभी बार आप देखिएगा उसको, उसमें दोनों के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, ब्लैक सॉल्ट के और जो व्हाइट सॉल्ट के, दोनों के। इसलिए रॉक सॉल्ट का प्रचलन बहुत बढ़ गया, अभी आप देखेंगे जितने लोग हैं ज्यादातर लोग रॉक सॉल्ट खाते हैं, ठीक है। तो और बाकी कुछ बड़े लोगों की चौचलिया भी है, ये भी आप समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके हो गए सारे के सारे। देखो मैंने ये 3 लेसन्स लिए हैं आपके, 3 लेसन्स में मैंने आपका ये कंप्लीट करा दिया खनिज वाला, मिनरल्स वाला चैप्टर। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, एक कोबाल्ट पूछा जाता है, कोबाल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, कोबाल्ट की कमी से बॉडी में फिर ब्लड कम बनने लग जाता है, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना, ये सब बता चुका हूं आपको। मॉलिब्लेडनम की कमी से जो आपकी बॉडी के अंदर जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्रोमियम की कमी से आपकी बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाता सही तरीके से, हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं वो ग्लूकोज में बनता है, तो क्रोमियम, सेलेनियम, ये बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन इन सबकी जरूरत पड़ती है। तांबा भी हमारी बॉडी में जरूरी है, तभी कॉपर में वो पानी पीते हैं ना लोग, है ना, क्योंकि कॉपर में पानी पीते हैं तो उसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तांबे के पात्र में पानी पीने का हमारे भारत में एक प्रचलन है ना, क्योंकि उसमें तांबे के गुण आ जाते हैं, और तांबा आपकी बॉडी में आपकी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनकी दुर्बलताओं को कम करता है, आपकी ब्लड की जो मसल्स होती हैं उनको मजबूत करने का काम करता है, संयोजी ऊतकों को बेहतर करने का काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने का काम करता है। तो तांबे का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जितनी भी चीजें हैं सब हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, इसलिए खाना चाहिए। लोहा भी खाना चाहिए। सांबी जिगरे से, टाटा का नमक है सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, दोनों ही आते हैं। टाटा में एक रेड कलर का पैकेट आता है, वो तो शायद मेरे ख्याल से सी सॉल्ट होता है, और एक आपका ग्रीन कलर का पैकेट आता है, वो थोड़ा महंगा होता है, लगभग 99 रुपीज का पैकेट आता है, वो आपका रॉक सॉल्ट होता है। तो आप उसको देखिएगा, उसमें लिखा रहता है, एक बार थोड़ा सा पढ़ा करो आप लोग, ठीक है। रॉक सॉल्ट आता है उसमें वो, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा महंगा होगा रॉक सॉल्ट। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका है इन्वायरमेंट, पर्यावरण वाले टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसमें प्रमुख महत्वपूर्ण हम दिवस पढ़ रहे थे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण दिवस के वाले टॉपिक पे थे हम लोग। बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस आपके हैं,
और कई सारे देखो दिवस मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से कहो तो 1 मिनट में रिवाइज करा दूं, फिर कुछ नए दिवस देख लेते हैं। बस आज लास्ट क्लास इसकी भी रहेगी दिवस की, फिर दिवस आपके कंप्लीट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस, जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर को। ये सब पढ़ा चुका हूँ। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये अभी चालू किया गया है 23 अगस्त को। ठीक है, चंद्रयान वाला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विश्व मौसम दिवस मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे के कुछ और दिवस भी ऐड करते हैं यहां पे। एक दिवस होता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय लास्ट क्लास रहेगी दिवस की, ये पर्यावरण के दिवस हैं। ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस मैंने आपको बता ही दिया है 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूपीएससी में 2022 में, यूपी पीसीएस में पूछा गया था। विश्व मृदा दिवस, मृदा दिवस, दिवस से आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, दिवस आपको पता होने चाहिए। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मनाया जाता है आपका, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बाद राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। प्रदूषण की बात मत करो, इस समय दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, आपको मैं सच बता रहा हूँ। इस समय कंडीशन खराब है। मैं सुबह जब भी उठता हूँ पहले मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में जाता हूँ तो 550 से ऊपर मिलता है। 550 सुबह सुबह का है और इसके बाद शाम होते होते जो है वही 400 के आसपास रह जाता है, फिर रात भर में उतना ही हो जाता है। तो इस समय दिल्ली की हालत है खराब, दिल्ली में सांस लेना आफत हो चुकी है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्र विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, दिवस 26 नवंबर, 26 नवंबर। ठीक है, 26/11। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व नगर दिवस, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह पूरा 1 महीना मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह अभी चल ही रहा था, खत्म हो गया। ये आपका 19 अक्टूबर से चालू होता है और 18 नवंबर तक चलता है। ठीक है, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आपका क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह चलाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस तो आप सबको पता ही है, संयुक्त राष्ट्र दिवस ये मैं पढ़ा ही चुका हूं। ये कब आपका होता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। ठीक है, और लास्ट एक और देख लेते हैं, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, विश्व
आपदा नियंत्रण दिवस। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब है? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर। ये हो गया कंप्लीट टॉपिक आपका। ठीक है, बाकी देखो बहुत सारे दिवस हैं, कुछ खुद भी पढ़ लो, ढूंढ लो। बहुत सारे मैं पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर कितना पढ़ाऊंगा। पर्यावरण के महत्वपूर्ण पढ़ा दिए हैं जो आते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर ही है, कुछ चेंज है क्या इसमें? राजीव शर्मा जी एक बार बता दो आप, क्या है डेट? डेट बता दो, बाकी एक बार चेक ही कर लेंगे, बट एक बार आप बता दो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर था, ध्यान रखना। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 नवंबर था और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर है। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। विश्व वाला 14 नवंबर को और राष्ट्रीय वाला यहाँ पे 11 लिख रखा है क्या मैंने? अरे माफ करिएगा, माफ करिएगा, मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है। 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। अरे ठीक है भाई, मैं मुंह से जो बोल रहा हूँ उसको समझो। लिखने में तो मेरे दिमाग में इतनी सारी डेट है ना कि मेरे को खुद नहीं पता है, हैंग हो जाता है कई बार। ये इतना डेटा बैठा हुआ है इसमें इतिहास पूरी भरी हुई है, भूगोल भरा हुआ है, साइंस भरा हुआ है, साइंस टेक भरा हुआ है, इथिक्स भरा हुआ है, बहुत सारे सब्जेक्ट भर गए इसमें लगातार। और एक 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 किताब नहीं, 10-10 किताब है, तो ये पूरा लोड इसमें लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जो अभी खाली हार्ड डिस्क तो भी बहुत खाली पड़ी है, मुझे लगता है 0.1% अभी मैंने यूज किया है, बहुत हार्ड डिस्क खाली है, लेकिन इतना ही संभाल नहीं पा रहा है ये। चलिए, तो ये हो गया आपका 6 टॉपिक 6 सब्जेक्ट। ठीक है, याद कर लो आप इनको।